आदमी भयभीत होकर लहरों से उफनते समंदर की ओर देखता है। समुद्र से कुछ मोटी मोटी पूंछ जैसी भुजाएं बाहर निकलती हैं। कौन सोच सकता था कि इस दुनिया में इतना विशालकाय ऑक्टोपस भी मौजूद है। सिर्फ कुछ ही पलों में उसने पूरे स्टील के प्लेटफॉर्म को समुद्र की गहराइयों में खींच लिया। यहां तक कि समंदर का सिरमौर कहे जाने वाला न्यूक्लियर पनडुब्बी भी उसके सामने एक खिलौने जैसी लगती है। स्वागत है आपका 2025 में रिलीज हुई नई मॉन्स्टर थ्रिलर फिल्म जमने वाली गहराइयों का हमला में। उत्तर ध्रुव की अनंत बर्फीली जमीन पर एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक टीम सर्वेक्षण के मिशन पर है। वे एक एक करके सोनार डिवाइस को समुद्र में छोड़ते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि ठीक उसी समय एक रूसी पनडुब्बी वहां से नीचे गुजर रही है। डेटा इकट्ठा कर रही जूलियट को अचानक कुछ अजीब लगता है। बर्फ पर बना टेंट हल्का हल्का हिलने लगता है। तभी बर्फ के छेद से पानी उछलकर बाहर आता है और दूर दूर तक की बर्फ फटने लगती है। उसकी साथी ऑस्कर को अंदेशा हो जाता है कि शायद ये वही भयानक आइस क्रैक है जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ सुना था। वह जोर से चिल्लाता है, जूलियट भागो! दोनों बर्फीली मोटरसाइकिल पर तेजी से दौड़ते हैं, लेकिन बर्फ का टूटना उनकी सोच से कहीं ज्यादा तेज है। ऑस्कर दूर से देखता है कि उनका कैंप उठता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। वो चिल्ला उठता है और बाइक बर्फ के टुकड़ों से टकरा जाती है। जब दोनों को होश आता है, तब तक उनका पूरा कैंप टूटती बर्फ के साथ समंदर में समा चुका था। और सिर्फ वही नहीं, पनडुब्बी भी इस कहर से नहीं बच पाई। पहले तो उस पर ढेर सारी बर्फ गिरी, फिर सारे उपकरण अलार्म बजाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पनडुब्बी किसी चीज में उलझ गई हो और वह बेहद तेजी से नीचे खींचती जा रही हो। आखिरी क्षण में कप्तान एक सिग्नल बूम छोड़ने का आदेश देता है। उम्मीद है कि उनकी नौसेना जल्द ही उन्हें बचाने आएगी। किसी तरह जिंदा बचे जूलियट और ऑस्कर अब बिल्कुल टूट चुके हैं। उन्होंने पूरा एक दिन बर्फीले तूफान में काटा। न तो खाने को कुछ था और न ही सैटेलाइट फोन में कोई सिग्नल। आखिरकार जब वे समुद्र के किनारे पहुंचे, तब जाकर उन्होंने एक ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म से संपर्क किया, मगर तूफान इतना ज्यादा था कि वहां से भी कोई मदद नहीं भेजी जा सकी। दोनों की उम्मीदें लगभग टूट चुकी थीं कि तभी जूलियट को दूर बर्फ की सतह पर लाल रोशनी चमकती दिखाई दी। वे दोनों उम्मीद से भरकर दौड़ते हुए उसकी ओर भागे और देखा कि वह चमकती हुई चीज असल में रूसी सेना का लोकेशन बीकन था। ऑस्कर के मन में तुरंत सवाल उठा, क्या आसपास कहीं रूसी बेस है? अचानक उनके पैरों तले की बर्फ कांपने लगी। जूलियट घबरा गई। उसे लगा कि फिर से बर्फ फटने वाली है। वह डरते हुए पीछे मुड़ी और देखा कि बर्फ की सतह को चीरती हुई एक पनडुब्बी ऊपर आ रही थी। दोनों वहीं थम गए, जैसे शरीर में जान ही न बची हो। क्या यह पनडुब्बी हमें बचाने आई है? लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। दरअसल उस दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी का जो इमरजेंसी सिग्नल भेजा गया था, उसे रूस की सेना ने तुरंत पकड़ लिया था। उच्चाधिकारियों ने तुरंत निर्णय लिया, चाहे पनडुब्बी बर्बाद हो चुकी हो, लेकिन उसे हर हाल में ढूंढना है। कम से कम उसके टुकड़े तो वापस लाने ही होंगे। और इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई रूस के सबसे बेहतरीन कैप्टन विक्टर को। विक्टर ने भी किसी को निराश नहीं किया। दिन रात का सफर तय कर वह जल्दी ही लोकेशन बीकन तक पहुंच गया। मगर दुख की बात यह थी कि वहां कई किलोमीटर के दायरे में सिर्फ 2 बचे खुचे और थके हारे वैज्ञानिक मिले। न कोई पनडुब्बी, न कोई सुराग। विक्टर ने कुछ देर सोचा और फिर फैसला लिया कि पहले इन दोनों को सुरक्षित पनडुब्बी में वापस ले जाया जाए, वरना 1-2 दिन में ये दोनों इस बर्फीली तूफानी जमीन में दम तोड़ देंगे। वैसे विक्टर की एक और योजना भी थी। वह इन दोनों से जानना चाहता था कि असल में उस पनडुब्बी के साथ हुआ क्या था। दुर्भाग्य से जूलियट को भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। अगर विक्टर उन्हें याद न दिलाता तो जूलियट को यह तक नहीं पता चलता कि उस दिन जो उन्होंने अजीब सिग्नल पकड़ा था वो उसी रूसी पनडुब्बी का था। हाँ, जूलियट ने टाइमलाइन के हिसाब से एक अनुमान जरूर लगाया। उसे लगा कि उस पनडुब्बी का हादसा भी उस दिन हुए बर्फीले विस्फोट से जुड़ा हुआ है। शुरुआत में उसे लगा था कि शायद यह किसी समुद्री भूकंप का असर था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके सारे उपकरणों ने उस दिन किसी भी भूगर्भीय गतिविधि को रिकॉर्ड ही नहीं किया। जूलियट ने काफी सोचने के बाद अनुमान लगाया, इतनी जबरदस्त हलचल पैदा करने वाला कोई सामान्य हादसा नहीं हो सकता। न ही कोई भूकंप या हिमस्खलन, बल्कि कोई समुद्री राक्षस ही हो सकता है। यह सुनते ही विक्टर को कुछ दिन पहले की एक रहस्यमयी घटना याद आ गई। जब वे लोग आर्कटिक सर्कल के इलाके में दाखिल होने ही वाले थे, तभी उनके स्काउट ने एक अजीबोगरीब सिग्नल पकड़ा था। अनुभवी सैनिकों ने तुरंत पहचान लिया, वो व्हेल मछलियों का झुंड था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जहां आमतौर पर ये विशालकाय जीव शांत और कोमल होते हैं, वहीं इस बार ये सब रह रहकर पनडुब्बी से टकरा रहे थे, जैसे जानबूझकर उन्हें आगे बढ़ने से रोकना चाह रहे हों।
विक्टर ज्यादा सोच नहीं सका। उसने तुरंत आदेश दिया कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल छोड़ा जाए जिससे वे व्हेल दूर भाग जाएं। कुछ ही देर में स्काउट ने सूचना दी। कैप्टन का तरीका काम कर गया, लेकिन तभी समुद्र की गहराई से एक और अजीब सिग्नल मिलने लगा। इस बार कुछ बहुत ही विशाल और अनजान चीज ट्रैकर में आ रही थी। विक्टर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए था, पर वह भी नहीं समझ सका कि वो आखिर क्या चीज थी। वो जो सब नहीं देख पाए वो ये था, एक व्हेल जैसे ही पनडुब्बी के नीचे से गुजरी, एक विशालकाय स्पर्शक टेंटिकल ने उसे जकड़ लिया और पलक झपकते ही वो व्हेल समुद्र की गहराइयों में खींच ली गई। इसी दौरान विक्टर को भी एहसास हुआ कि जो अजीब सिग्नल मिल रहे हैं उनमें से एक बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। क्योंकि पास में कोई ठोस जानकारी नहीं थी, विक्टर ने किसी तरह की लड़ाई से बचते हुए आदेश दिया कि पनडुब्बी को बर्फ की दरारों में घुसा दिया जाए। उसका अनुमान था इतना बड़ा जीव उन तंग रास्तों में उनका पीछा नहीं कर पाएगा। और सच में उसका निर्णय सबकी जान बचा गया। उन्होंने पनडुब्बी को बर्फ के सबसे गहरे हिस्से में छुपा दिया और किसी तरह उस डरावने जीव से पीछा छुड़ा लिया। अब जब विक्टर ने जूलियट की कहानी सुनी तो वो समझ गया कि यही वो राक्षस है जिसने बर्फ को तोड़कर उनकी पहली पनडुब्बी को तबाह किया था। जूलियट, जो कि एक स्वीडिश नागरिक है, बचपन से ही समुद्री राक्षसों को ईश्वर समान मानती आई थी। वो अब इस भयानक खेल में शामिल नहीं होना चाहती थी। उसे कुछ समय पहले जिस ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म से संपर्क हुआ था, अब उसने विक्टर से विनती की कि कृपया वह और उसका साथी ऑन्स्कर उन्हें वहां छोड़ दे, जहां कम से कम यह राक्षस नहीं पहुंच सकता। विक्टर ने जैसे ही नक्शा खंगाला, पता चला कि ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म ज्यादा दूर नहीं था। वो मन ही मन खुश हो गया। अब इन दोनों मुसीबत के पिटारों से पीछा छूटने वाला था। मगर रास्ते में एक बार फिर स्काउट ने उसी रहस्यमयी सिग्नल को तेजी से गायब होते हुए पकड़ लिया। विक्टर के दिल में एक अनजाना डर घर कर गया, पर अफसोस वो ये नहीं देख सका कि वो राक्षस अब मिट्टी के नीचे से उनकी ओर रेंग रहा था। जैसे ही वे लोग प्लेटफॉर्म के करीब पहुंचे, विक्टर वहां के इंचार्ज से संपर्क करने ही वाला था कि तभी समुद्र में हलचल मच गई। भीषण लहरें उठीं और पानी के भीतर से कई विशालकाय स्पर्शक टेंटेकल निकल पड़े। मजबूत स्टील प्लेटफॉर्म को पल भर में तहस नहस कर दिया गया। विक्टर ने जैसे ही पेरिस्कोप से झांका, आखिरकार उस दानव का असली रूप देखा। वो था एक विशाल ऑक्टोपस जिसका आकार कल्पना से भी बड़ा था। पूरे दल के लोग सन्न रह गए। जब तक वे कुछ समझते, प्लेटफॉर्म पूरी तरह समुद्र में समा चुका था। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्हें तुरंत वहां से भागना ही था, मगर वे थोड़े देर कर चुके थे। तभी किसी ने सूचना दी, ऑक्टोपस बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। विक्टर ने तुरंत आदेश दिया, 2 टॉर्पीडो दागे जाएं। चूंकि राक्षस इतना विशाल था, उसे निशाना साधने की जरूरत ही नहीं थी। 2 जबरदस्त धमाकों के बाद सबको लगा शायद खतरा टल गया है, मगर ऑक्टोपस जरा भी नहीं रुका। वो और भी ज्यादा उग्र हो गया था। अब विक्टर ने फिर 2 टॉर्पीडो दागे, लेकिन सबको यकीन हो गया था साधारण हथियार इससे नहीं लड़ सकते। तभी उसके भीमकाय टेंटेकल्स सीधे पनडुब्बी पर टूट पड़े। कमजोर सी सबमरीन पानी में जैसे कोई लकड़ी की डंडी हो, हर टक्कर में इधर से उधर लुढ़कती रही। क्रू के लोग इतने डर गए थे कि किसी में भी विरोध की हिम्मत नहीं बची थी। सिर्फ कैप्टन विक्टर, वो अभी भी शांत और गहरा सोच रहा था। उसे याद आया जब वो पहले बर्फीली दरारों में छुपे थे और इंजन बंद कर दिया गया था, तभी जाकर ऑक्टोपस ने उनका पीछा छोड़ा था। विक्टर ने तुरंत आदेश दिया, इंजन और रडार सब बंद कर दो। क्रू ने बिना एक शब्द बोले उसका आदेश माना। वे सब चुपचाप बैठ गए, इतने शांत कि खुद की सांसों की आवाज तक ना निकले। और विक्टर की यह चाल फिर से काम कर गई। वो राक्षस ध्वनि के आधार पर शिकार करता था। जिस पनडुब्बी से कोई आवाज नहीं आ रही थी, उसकी मौजूदगी को उसने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। फिर एक बार विक्टर ने मौत को मात दे दी। जैसे ही पनडुब्बी समुद्री धारा के साथ खुद ब खुद खतरे के इलाके से बाहर निकल गई, सभी क्रू मेंबर्स ने राहत की लंबी सांस ली। अब वे तुरंत युद्ध स्तर पर पनडुब्बी की क्षति की मरम्मत में जुट गए। सबसे खतरनाक स्थिति थी आग पकड़ चुके टॉर्पीडो स्टोरेज की। सभी ने एकजुट होकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान कई और लोग घायल हो गए। जूलियट, जो अब तक केवल तमाशबीन थी, खुद को रोक न सकी और स्वेच्छा से मेडिकल टीम की मदद में जुट गई। इधर कुछ नाविकों का हौसला जवाब देने लगा था। उनका तर्क था, हमारे हथियार उस ऑक्टोपस पर असर ही नहीं करते, तो फिर इस मिशन का क्या फायदा। उन्हें लगा इतना खतरनाक मिशन छोड़कर जल्दी से बेस लौट जाना ही समझदारी है। मगर कैप्टन विक्टर अपनी जिम्मेदारी नहीं भूले थे। उन्हें अपने अफसरों की बात याद थी।
अगर ये डूबा हुआ पनडुब्बी मलबा दुश्मन के हाथ लग गया तो अंजाम भयानक होगा। इसलिए तमाम विरोध के बावजूद विक्टर ने फैसला किया, हम लोग इस सिग्नल बीकन को केंद्र मानकर कम से कम 3 दिन और खोज जारी रखेंगे। उसके बाद चाहे जो भी हो सीधे बेस लौट चलेंगे। अगले 2 दिन विक्टर की पनडुब्बी ने समुंदर की हर परत छान मारी। हालांकि उन्हें अभी तक वो मलबा नहीं मिला, लेकिन राहत की बात यह थी कि ऑक्टोपस भी दोबारा नजर नहीं आया। फिर तीसरे दिन अचानक एक खोज ने सबको चौंका दिया। उन्हें एक गहरा समुद्री गर्त, डीप सी ट्रेंच मिला, इतना गहरा कि अब पनडुब्बी आगे नहीं जा सकती थी। अब और आगे जाने के लिए खास डीप सी डाइविंग व्हीकल की जरूरत थी। विक्टर को तुरंत समझ में आ गया, यही वो आखिरी इलाका है जहां हमने अब तक खोज नहीं की है। हो ना हो वही डूबी हुई पनडुब्बी इसी के भीतर हो। तो उसने खुद टीम का नेतृत्व किया और कुछ विशेषज्ञों को लेकर विशेष सबमर्सिबल पानी के भीतर जाने वाली छोटी पनडुब्बी में सवार हुआ। धीरे धीरे वे लोग 2000 मीटर की गहराई तक उतरते गए। सभी के चेहरों पर एक अजीब तरह की घबराहट और उत्सुकता थी। अच्छी बात यह थी, अब वे समुद्र की तलहटी को देख पा रहे थे। शक्तिशाली अंडर वाटर लाइट्स की मदद से उन्होंने देखा कि वहां दर्जनों जहाजों के टूटे हुए ढांचे पड़े थे, जैसे समंदर ने उन्हें निगलकर यहां फेंक दिया हो। हर कोई आंखें फाड़े हर कोना छान रहा था और आखिरकार एक ढहे हुए ढांचे के बीच उन्हें वो खोई हुई पनडुब्बी मिल ही गई। हालांकि उसका बाहरी ढांचा पूरी तरह तबाह था, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसका रहने वाला हिस्सा, लिविंग क्वार्टर्स, अब भी लगभग सुरक्षित था। और शायद यही वो सुराग था जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। विक्टर ने एक आखिरी उम्मीद के साथ सबमर्सिबल को डूबे हुए पनडुब्बी के एयरलॉक से जोड़ा। इस बार उसने ठान लिया था, चाहे कोई जिंदा बचे या नहीं, उसे अपने साथियों के शव वापस जरूर लाने हैं। मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने खड़ी थीं दर्जनों जोड़ी आंखें जो उम्मीद से भरी हुई थीं। पूरा दल अब तक जिंदा था। यह देखकर विक्टर के साथ आए सारे साथियों ने खुशी से जमीन आसमान एक कर दिया। फिर वहां मौजूद पनडुब्बी के कप्तान ने पूरा वाकया सुनाया, कैसे उस दिन ऑक्टोपस मॉन्स्टर के हमले में वे सब इस गहरे समुद्री गर्त तक खींच लाए गए और ये गहराई ऑक्टोपस की मांद जैसी लगती थी। यहां बिखरे हुए बाकी जहाजों के मलबे इसका सबूत थे। विक्टर उस कप्तान की हिम्मत की दाद दिए बिना न रह सका। ऐसे भयानक हालात में पूरे क्रू को जिंदा बचा लेना वाकई काबिले तारीफ था। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी। सबमर्सिबल में सवारियों की संख्या सीमित थी। विक्टर ने फैसला किया कि पहले घायलों को सुरक्षित ऊपर भेजा जाएगा और खुद विक्टर और कप्तान वहीं रुकेंगे, क्योंकि अब भी एक जरूरी काम बाकी था। पनडुब्बी भले ही टूट चुकी थी, मगर उसके कई यंत्र और डेटा डिवाइसेस अब भी सही सलामत थे। अगर ये दूसरे देश के हाथ लगते तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। इसलिए विक्टर ने तय किया, हम इसे यहीं तबाह करेंगे। दूसरी तरफ पहली खेप के जख्मी लोगों को लेकर सबमर्सिबल ऊपर लौट चला। चलने से पहले ऑपरेटर ने एक ट्रैकर मॉड्यूल लगा दिया ताकि अगली बार वापसी में ठीक उसी जगह पहुंचा जा सके। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि मात्र कुछ सेकंड्स के लिए ट्रैकर के एक्टिवेशन से ऑक्टोपस मॉन्स्टर को फिर से अलर्ट मिल जाएगा। वो गहराई में सो रहा था, मगर उसने सिग्नल पकड़ लिया। उधर सबमर्सिबल ने जैसे ही ऊपरी पनडुब्बी तक वापसी की, उम्मीद से भरे सारे लोग बचाए गए घायलों की देखभाल में जुट गए। मगर जब सबमर्सिबल फिर से दूसरी खेप को लेने नीचे लौटने लगा, तभी रडार स्क्रीन पर एक जाना पहचाना साया उभरने लगा। ऑक्टोपस मॉन्स्टर वापस आ गया था। पूरे जहाज में एक बार फिर दहशत छा गई, लेकिन इस बार वो पहले से सीख चुके थे। उन्होंने फौरन इंजन और रडार पूरी तरह बंद कर दिए और फिर से एक गहरी सांस भरकर शांति से दुश्मन के गुजरने का इंतजार करने लगे। मगर इस बार किस्मत उतनी मेहरबान नहीं थी। जैसे ही पनडुब्बी ने इंजन बंद किया, वो धीरे धीरे नीचे गहराई में डूबने लगी। समुद्र की भयावह गहराई और हजारों टन का दबाव अब पनडुब्बी के ढांचे को चीरने पर आमादा था। मगर अगर वे इंजन चालू करते तो ऑक्टोपस मॉन्स्टर उन्हें पूरी ताकत से घेर लेता। जहाज के भीतर घबराहट फैल गई, कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी विक्टर को एक आखिरी दांव सूझा। उसने आदेश दिया कि लोकेटर डिवाइस फिर से एक्टिव करो। जैसे ही सिग्नल गया, ऑक्टोपस का ध्यान तुरंत उस दिशा में मुड़ गया। वो गहराई में पड़ी टूटी हुई पनडुब्बी की ओर लपका। उधर विक्टर और उसके साथी तेजी से ऊपर की ओर उभरने लगे। मगर तभी एक ख्याल ने सबको फिर से रोक दिया, नीचे जो साथी हैं उनका क्या? विक्टर पहले ही सब सोच चुका था। उसने टूट चुकी पनडुब्बी में ऑटो डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम सेट कर दिया था। अब वक्त था अंतिम बलिदान का। विक्टर ने सबको आदेश दिया कि सबमर्सिबल में बैठो, हम निकलते हैं।
नीचे ऑक्टोपस वो टूटी पनडुब्बी जकड़ चुका था। अगले ही पल एक चमकदार ऊर्जा किरण समुद्र के अंधेरे को चीरती हुई निकली और फिर एक जोरदार विस्फोट। पूरा समंदर गूंज उठा और वो भयानक ऑक्टोपस टुकड़ों में बिखर गया। वो चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन एक आत्मघाती विस्फोट की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। अंत में विक्टर अपने बचे खुचे साथियों के साथ समंदर की सतह तक लौट आया। उन्हें देखकर ऊपर इंतजार कर रही टीम राहत की सांस ले सकी। तो दोस्तों, यही थी एक्सट्रीम कोल्ड डिसेंट की पूरी कहानी। इस फिल्म ने मुझे एक पुरानी हॉरर क्लासिक डीप राइजिंग की याद दिला दी, जिसमें भी एक भयानक टेंटैकल मॉन्स्टर समंदर की गहराई में मौत बांटता था। क्या आपको वो फिल्म याद है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो फॉलो कीजिए। अगली बार मिलते हैं एक और खतरनाक मिशन के साथ।